हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर था मैथमेटिक्स का 10th क्लास का स्टैंडर्ड का, उसके हम आज सेक्शन सी को सोल्व करेंगे। हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने आपको सोल्व करवाया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सेक्शन सी के देखेंगे सॉल्यूशन। तो इस सेक्शन सी में आप देखोगे 4 क्वेश्चन है, इसमें आपके 4 क्वेश्चन है और ये 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, और इसमें 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो 2 केस स्टडी क्वेश्चन है, मतलब वो सिंपली क्वेश्चन होंगे, उनमें आपको मतलब स्टेटमेंट दे रखी होगी एक, उसे समझना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, और आपके पास 2 सिंपल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सेक्शन सी सोल्व करेंगे, कौन सा? सैम्पल क्वेश्चन पेपर का। तो देखो, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन सी होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 होगा, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ऑप्शनल चांस मिला है, 2 क्वेश्चन मिले। ठीक है, सेट फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 होगा और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 होगा। तो ये 13 और 14 देखो, ये दोनों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये है आपके दोनों क्वेश्चन सिंपल से हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप देखोगे इसमें सबसे पहले देखोगे क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 की बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये है आपका 13 चैप्टर से। तो ये किस चैप्टर से आ गया? ये 13 चैप्टर से आ गया आपका। ठीक है, तो 13 चैप्टर में आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता है। तो इस पे देखिए क्वेश्चन कैसा आया है। इसमें लिखा है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ स्पेरिकल सेल। तो स्पेरिकल सेल मतलब ये कि स्पेयर हो गया। अब स्पेरिकल कैसा? स्पेयर कैसा है? होलो है, इसके अंदर 2 रेडियाई है। तो अगर हम स्पेयर की बात करें तो ये एक स्पेयर होगा आपका, और इसके अंदर एक और स्पेयर होगा, ऐसे 2 स्पेयर है। तो एक का रेडियाई है आपके पास 3, और बड़े वाले रेडियाई का कितना है? बड़े वाले रेडियाई कितना है आपका? 5 है, 2 रेडियाई है। तो ये स्पेयर है। पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना, ये स्पेरिकल है। ठीक है, इस टाइप से होगा, ये स्पेयर होगा, सॉलिड सा होगा ये, बट अंदर स्पेस है, अंदर स्पेस है, क्योंकि होलो इसने बोल दिया है, रेडियाई ये देख के। ठीक है, अब ये बोल रहा है इट इज मेल्टेड। अगर आप इस स्पेयर को मेल्ट कर दो एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंड्रिकल ऑफ डायमीटर 14। तो आपने इसको क्या करा भाई? मेल्ट करा, और मेल्ट करके क्या बना दिया? मेल्ट करके क्या बना दिया आपने? ये आपके बना दिया सिलेंडर। तो अब अगर आप आपने 13 चैप्टर करोगे तो 13 चैप्टर की एक्सरसाइज जो 13 पॉइंट आपकी 3 है, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे रिकास्ट वाले। तो रिकास्ट में क्या होता है कि इनका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम है, दोनों इक्वल रहेगा, क्योंकि जब हम रिकास्ट करते हैं तो मेटल दोनों में इक्वली ट्रांसफर होता है। तो जो अभी इसमें मेल्ट करके उसको सिलेंडर बनाओगे, तो जो आपका स्पेरिकल का जो वॉल्यूम है वही उसका वॉल्यूम होगा सिलेंडर का। तो इसने सिलेंडर के बारे में क्या बोला कि इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर है आपका 14। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो आपको हाइट निकालना है, फिर क्या निकालना है? फाइंड द टीएसए ऑफ द सिलेंडर, फिर टीएसए निकालना है। पाई की वैल्यू 22/7 है। अब जब आप स्पेयर की बात करोगे तो इसमें एक स्मॉल आर है 3, एक कैपिटल आर है आपके पास 5। यूनिट क्या लेके चल रहे हैं इसमें? यूनिट चल रहा है सेंटीमीटर। तो ये यूनिट है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमीटर है वो है 14। ठीक है, और मैं इसको R1 बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी R यूज कर चुके हैं। तो इसमें R1 बोल दो कि ये R1 कितना है? 7 है सेंटीमीटर। अब हाइट है भाई, इसकी हाइट मेरे पास है नहीं, तो इसकी हाइट को h लिखेंगे हम। इसका हाइट क्या लिखेंगे? h, या लेट भी कर सकते हो, लेट ऐसे कर सकते हो। लेट जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो सॉल्यूशन में पहले चीजें, सारी चीजें बता दोगे कि इसकी फिगर क्या है। फिगर बना के करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेट आप लिखोगे हाइट, हाइट ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये आपने h। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया कि इनका वॉल्यूम सेम होगा। तो अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आपको इससे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे रिकास्ट वाले। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो रेडियाई है ये स्पेरिकल सेल है, मतलब ये अंदर से क्या होगा? होलो होगा। तो होलो वाले में कैसे निकालोगे वॉल्यूम? तो इसमें आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करोगे, तो आउटर वॉल्यूम वही लिखोगे आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब पहले बड़े वाले का वो लिखोगे वॉल्यूम, फिर छोटे वाले का वॉल्यूम लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब। आपने बड़े जो आपका स्पेयर है उस छोटे स्पेयर को माइनस कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू जो ये वॉल्यूम आएगा, ये किसका इक्वल होगा? सिलेंडर के वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और ये R1 लिखना है यहाँ पे, तो मिस्टेक कर दोगे। अब इसमें से कॉमन लो, अगर आप देखो कॉमन लोगे तो 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? R³ माइनस R³, और यहाँ पाई R1 का स्क्वायर और एच। अगर आप देखोगे पाई से पाई कट रहा है और वैल्यू पुट करना स्टार्ट करोगे तो 4/3 कैपिटल R³ क्या है? 5 का क्यूब, स्मॉल R³ क्या है? 3 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे जो ये R1 है ये 7/7 है आपका। ठीक है, और h आपको फाइंड करना है। तो देखो ये हो गया 4/3। अगर आप अंदर कैलकुलेशन करोगे तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ठीक है, और ये आपको अगर मल्टीप्लाई करना तो 49 मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इंटू में h। तो इधर आपके पास क्या बचा? 4/3, 4/3
इनटू में आप माइनस करोगे तो भाई आपका कैरी करना पड़ेगा यहाँ से, इसमें से तो 15 में से 7 गए तो आपके पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका 11 बचा होगा। अब 11 में से आपको क्या करना है, आपको 2 माइनस करना है। तो 11 में से आपके 2 चले गए तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। और इसके और ये इक्वल टू में क्या है आपका, इक्वल टू में है 49 इंटू एच। तो जब आप इसे देखो, अगर ये दोनों कट सकते हैं तो ये नहीं कट रहा। अब 49 डिवाइड में ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू ये हो गया 98 अपॉन में 49 इक्वल्स टू एच। अगर आप देखोगे ये इसका डबल है, 49 टू ज़ा 98 हो गया, तो कितना हो गया 4 टू ज़ा 8/3। तो ये हो गया एच। अगर आप उसको मिक्स में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 3 टू ज़ा 6, फिर 2 कैरी आएगा और 3। तो ये आपकी हाइट, तो आप इस तरह लिख के आओगे हाइट ऑफ सिलेंडर जो आपने लेट करा था। अब आपके पास हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी आ गई, 2/3 सेंटीमीटर। आप इसे 8/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन आया था, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन पेपर दे रखा है सैंपल क्वेश्चन पेपर में। तो ये एक किस चैप्टर का था, 13 चैप्टर का। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 10 चैप्टर का। अगर आप इसमें देखोगे 10 चैप्टर का ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये 10 चैप्टर का है 10.2 से। और ये दोनों क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम्पल है आपका। अगर आप जाओगे आप एग्जाम्पल में देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में है। अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी एक्सरसाइज का। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। हाँ, और ये क्वेश्चन कौन सा है, ये है आपका, ये किस में मिलेगा 10.2 में मिलेगा, ये 10.2। मतलब ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, एक एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन है। तो दोनों में से जो आपको आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी वो कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो, कह रहा है प्रूफ दैट, पहले क्या कह रहा है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो मतलब पहले आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। तो आपके पास एक सर्कल होना चाहिए। तो अगर आप सर्कल देखोगे, ये देखो ये है आपका सर्कल, ठीक है, ये आपका सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपके पास 2 टेंजेंट है। जैसे ये आपका एक टेंजेंट है, ये आपका एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। और एक टेंजेंट आपके पास एक और, इसमें एक और टेंजेंट बनाना है आपका। तो हम एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, एक और टेंजेंट, और ये एक टेंजेंट आ गया। तो ऐसे आपके पास कितने टेंजेंट है, 2 टेंजेंट है। एक बार इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये लो, एक मिनट, ये हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। सर्कल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंट हो गया। अब इसमें क्या बोला गया है, ध्यान सुनना। इसमें बोला गया है प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ये है, और कहाँ से, फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट। तो ये P हो गया, और ये आपका एंगल बिटवीन टू टेंजेंट है, और ये आपके 2 टेंजेंट हो गए, ठीक है। और ये आपका पॉइंट हो गया A, और ये पॉइंट हो गया आपका B, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, ठीक है। ये कह रहा है इस सप्लीमेंट्री, ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होगा किसके साथ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा, और ये है आपका सेंटर, ये है आपका सेंटर O, ये है सेंटर O। ये कह रहा है जब तुम इसको इससे ज्वाइन करोगे और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को इससे ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल बनेगा इसके साथ ये दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये फिगर कैसे बनानी है आपको, ये फिगर ऐसे बनानी है, ठीक है। आप गिवन में आप सबसे पहले जो जैसे करोगे प्रैक्टिस में, तो गिवन में क्या लिखोगे, O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, पहली बात ये लिखोगे। और AP एंड BP आर टेंजेंट, AP एंड BP आर टेंजेंट्स। अच्छा, प्रूफ क्या करोगे बच्चों, प्रूफ दैट, जब प्रूफ दैट करोगे तो आपको ये दिखाना है कि इनके जो एंगल है AOB प्लस में एंगल APB इनका सम कितना है 180 है। ये क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जब 2 एंगल सम 180 हो तो कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो आपने करा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप इसमें थ्योरम यूज करोगे 10.1। क्या थ्योरम थी कि जो ये टेंजेंट होता है ये रेडियस पे होता है परपेंडिकुलर। ये देखो टेंजेंट रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये भी भाई 180 डिग्री होगा, ये भी 180, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे कि जो AP है वो परपेंडिकुलर किस पे है, OA पर, रेडियस पर है, OA पर है। एंड आप लिखोगे BP जो टेंजेंट है वो OB पे परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, कहां पर, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे आपके दो एंगल 90 हो गए, जैसे ओ ए पी जिसको मैंने बताया था ये 90 डिग्री हो गया, और ओ बी पी ये भी 90 डिग्री हो गया। ये देखो ये है जिसे मैं टिक लगाया, ये है ओ ए पी और ये है ओ बी पी, ये दो एंगल आपके 90 डिग्री हो गए। अब हमें दिखाना था कि अपोजिट का सम 180 है, तो भाई सीधी सी बात, ये देखो ये आपके क्वाड्रिलेटर बना रहा है। अगर ये देखो ये पूरा एक 4 फिगर का क्या है, 4 लाइंस का क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अब इन क्वाड्रिलेटर यूज करो, इन क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है इसका, आप इसे स्टार्ट कर लो ए ओ बी पी, ठीक है। अब इनके चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो आप लिखोगे ओ ए पी प्लस में ओ बी पी, ये दो एंगल प्लस में ये जो बचा है एक सेंटर वाला एंगल जो ए ओ पी है, ए ओ बी है, प्लस में आपका ए पी बी इक्वल टू 360 क्यू बाय ए एस पी। इसमें ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम कितना होता है आपका 360 होता है। अब देखो ओ ए पी और ओ बी पी ऑलरेडी 90 90 हो चुके हैं, तो ये 90 प्लस 90 इक्वल में प्लस में क्या आ जाएगा ए ओ पी ए ओ बी प्लस में ए पी बी इक्वल टू 360। अब देखो बच्चों इन दोनों का सम 180, उधर जाके माइनस कर दो तो क्या आ गया ए ओ बी प्लस में ए पी बी इक्वल टू 360 माइनस 180। तो हमें क्या प्रूव करना था कि इनका सम कितना है 180, तो लिखोगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। देखोगे तो इस तरह से आपका क्या आ गया, इस तरह से ये एंगल आपका कितना आ गया 180 आ गया, तो यहां लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो ये क्या था, आपको ये दिखाना था कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जो लाइन मिलकर ज्वाइन कर रही है उस पे जो बीच में जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है इनका सम 180 है, मतलब सप्लीमेंट्री, कहीं 180 नहीं लिखा, सप्लीमेंट्री लिखा है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 होता है। और ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, आप उसमें जाकर देख लेना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब इसका और वाला पार्ट, अगर आपको और वाला करना होता तो और वाला कैसे करते हैं, तो उसमें और वाला देखो, अभी 1 मिनट पहले से रफ कर देते हैं इस पूरे को। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं एक बार, ये लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, अगर आप ये कर रहे होते, क्वेश्चन नंबर आप कर रहे होते 12 का और वाला पार्ट, तो 12 का और वाला पार्ट कैसे करते हैं, तो आप फिगर देखोगे। अब देखो ये कह रहा है टी पी एंड टी क्यू, तो ये दोनों तो टेंजेंट है, मैं समझ गया। और टू अ सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट टी से प्रूव करना है कि कौन सा एंगल, देखो भाई एंगल को, भाई एंगल को सिंबल बना लिया करो। एंगल है पी टी क्यू, पी टी क्यू मतलब ये जो रेड वाला एंगल है ये वाला एंगल की बात हो रही है, ठीक है। और बात हो रही है किसकी, ओ पी क्यू, ये देखो छोटा सा ये एंगल दिख रहा होगा, इसकी बात हो रही है। तो ये वाला एंगल, ये जो पी टी क्यू है, छोटे वाले का डबल है, आपको ये प्रूव करना है। तो देखो भाई सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे, आप गिवन की बातें तो लिख ही दोगे, गिवन में क्या क्या लिख दोगे कि भाई ओ इज अ सेंटर सर्कल, ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से लिख के आओगे तो पूरे आपके 4 मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। और क्या बताओगे, टी पी एंड टी क्यू क्या है, टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट, ठीक है, ये आपके क्या है टेंजेंट्स हैं। और प्रूफ दैट क्या करना है आपको, प्रूफ दैट में आपको करना है, प्रूफ दैट में करना है कि आपका एंगल जो पी टी क्यू है वो डबल है किसका, ओ पी क्यू का, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो भाई सॉल्यूशन देखो, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप पहले जाओ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी टी क्यू में, ठीक है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, एक बार देख लो, रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं इसको। ये देखो ये जो ट्रायंगल है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे कि भाई जो पीटी है, जो पीटी है वो किसके इक्वल है, वो हमेशा टी क्यू के या क्यू टी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम, ये 10.2 थ्योरम है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल, ये आपको पता ही है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा अब बच्चों किसी ट्रायंगल के अगर आपके दो साइड इक्वल हो तो आपको ये भी पता होगा कि उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल है, ये जो साइड थी इक्वल थी, तो इसका देखो ये वाला एंगल, इतना सा जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये ब्लैक करा है जो मैंने, और ये जो एंगल करा है ये डबल, ये इक्वल है। तो हम इसे क्या करते हैं, आप इसे नाम भी दे सकते हो, आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कौन से हैं, अगर नाम लिखोगे तो एक का नाम है टी क्यू पी और दूसरे का नाम है टी पी क्यू। ये रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल, इक्वल साइड, ठीक है, ये इक्वल साइड्स, तो ये क्या है अपोजिट एंगल है इक्वल साइड के। अब बच्चों देखो
ये तीनों, अब ये ट्रायंगल की बात कर रहे थे, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, इसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। एक क्या टी क्यू पी प्लस में टी पी क्यू प्लस में पी टी क्यू इक्वल्स टू 180। क्यू 180 होगा क्योंकि ये एएसपी है। अब देखो एक चीज ऐसे ध्यान देना, एंगल सम प्रॉपर्टी है वाली, इसलिए 180 है। अब देखो मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया और मैंने कहा फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 मैंने क्या करा, देखो यहाँ जो टी क्यू पी है, ये जो टी क्यू पी है ये टी पी क्यू के इक्वल है। अब दोनों में से किसी एक को लिख लो, तो हमें पी एंगल चाहिए तो इसको रिप्लेस कर दो, इस वाले को क्या लिख दो, इस वाले को ये लिख दो टी पी क्यू। तो हमने क्या लिखा है इसे टी पी क्यू, और ये भी क्या है टी पी क्यू प्लस में आपका पी टी क्यू इक्वल्स टू 180। अब क्या करो, यहाँ से ये वाला एंगल निकालने के लिए इनको पहले ऐड करो, तो ये हो गया 2 एंगल टी पी क्यू, और इस पी टी को उधर भेज दो, तो 180 माइनस में एंगल पी टी क्यू, आपने इसको उधर भेज दिया। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा टी पी क्यू इक्वल्स टू, भाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो हो जाएगा 90, क्योंकि इसके डिवाइड में आएगा और इसके डिवाइड में भी आएगा, तो ये डिवाइड में 2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर 2 बोल दो आप, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पार्ट। तो आपने क्या करा, पहले आपने इसमें वो लगाया कि इसके दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, फिर एएसपी में उसका यूज कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको एक चीज और पता होगी, अब जब देखोगे ये जो फिगर है इसमें देखना ध्यान से, ये जो टेंजेंट है, ये जो रेडियस है, ये पूरा 90 डिग्री एंगल बनाएगी ऐसा। तो क्या लिखोगे कि जो टीपी है वो परपेंडिकुलर किस पे है, ओपी पे। ये हमने 10.1 थ्योरम है कि टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये क्या होती है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसलिए आपका एंगल ओ पी टी, बेटा ये कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। और इसको जो ब्रेक कर सकते हो, देखो कैसे, ये जो पूरा एंगल दिख रहा है, ये जो पूरा एंगल दिख रहा है, दो एंगल है, एक तो ये एंगल और प्लस में ये एंगल। तो एक का नाम क्या है, इसमें एक का नाम है ओ पी क्यू और दूसरे का नाम क्या है आपका टी पी क्यू इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब फ्रॉम 1 से बेटा, फ्रॉम 1 का यूज करके मैं फ्रॉम 2 का, सॉरी फ्रॉम 2 का यूज करके देखो, ये जो टी पी क्यू है यहाँ पे टी पी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या थी ओ पी क्यू, और ये इसकी वैल्यू थी 90 माइनस एंगल पी टी क्यू डिवाइड बाई 2 और इक्वल्स टू में 90। अब देखो ये 90 से 90 कट गया, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा ओ पी क्यू इक्वल्स टू डिवाइड, ये पी टी क्यू डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू, रुक जाओ एक मिनट इधर देखो, इसके नाम में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये पी टी क्यू पहले लिख दो, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके पहले लिख दो, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू डबल ऑफ किसका, ओ पी क्यू का। तो देखो हमें यही प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, ठीक है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ। आप इसमें ये क्वेश्चन कैसे करोगे, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, देख लेना उसमें। तो आपने पहले क्या करा, इस ट्रायंगल में पी टी क्यू में आपने दो साइड इक्वल दिखाई है टेंजेंट के रूल से, इसलिए इसके दो अपोजिट एंगल इक्वल है। इनको थोड़ा रफ कर दो, तो देखो जो जो चीजें लिखनी है बस वो लिखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल इक्वल हो गए, फिर आपने एएसपी लगाया, एएसपी में इसको रिप्लेस करके डबल करके टीपी की वैल्यू निकाल ली। फिर आपने इस एंगल को 90 डिग्री दिखाया और इसको दो एंगल में ब्रेक कर लिया, इसमें टीपी की वैल्यू पुट करी, 90 से 90 कैंसिल हो गया, और उसको फिर आपने लेफ्ट से इसको राइट में भेजा तो ये प्लस का हो गया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यस बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें इसमें बताया था कि 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और ये देखने से लग रहा है चैप्टर 9 का, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है जो आपका 9 था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो इसमें क्या है, इसमें यहाँ से अगर देखोगे, अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर, तो ये आपका टावर है। तो अगर हम इसको यहाँ बनाए, देखो अगर आप क्वेश्चन को यहाँ बनाओगे कि आपके पास एक टावर है, ठीक है, टावर की हाइट कितनी दी है इसने 240 मीटर, ये 240 मीटर आपका टावर है, ठीक है। ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टूवर्ड द बोट, तो देखो ये सपोज करो बोट है और ये इसकी तरफ आ रही है, किस तरफ आ रही है, टावर की तरफ आ रही है, ठीक है। आ क्लेनोमीटर और इनक्लेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज टू मेजरिंग द एंगल ऑफ द स्लोप, एंगल और स्लोप, ठीक है। मतलब आपके पास एक क्लाइनोमीटर है जिससे आप क्या कर सकते हो, जैसे एंगल ऑफ मेजरमेंट करते हैं, तो वो है इसके पास, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप किसी भी टॉप, किसी भी बिल्डिंग की टॉप का या किसी भी टॉप से बॉटम का एंगल मेजरमेंट कर सकते हो कि कितनी डिग्री पे है वो एंगल आपकी आईज से या जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से, ठीक है।
तो क्या कर रहा है, द गार्ड यूज टू क्लाइनोमीटर टू मेजरिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टूवर्ड द लाइट हाउस फाउंड टू बी 30। मतलब ये देखो मैंने यहाँ पे ना आपके लिए भी बना भी रखा है कि देखो कुछ तो ये डिजिटल आपकी क्या है, ये डिजिटल क्लाइनोमीटर है, और ये आप प्रोटेक्टर का यूज करके भी आप एंगल बना सकते हो। तो किस तरह से, ये देखो मैंने ये चीज आपको मैंने अलग से ये मैंने इसमें अटैच करी है कि आपको समझ में आए क्लाइनोमीटर होता क्या है। ये स्लोप को मेजरमेंट करने का एक वो होता है, ठीक है। तो ये सारे डिजिटल है, ठीक है। और ये प्रोटेक्टर यूज करके देखो, नीचे देखो ये ब्लू कलर सी आइस दिखा रहा है कि कैसे ये एंगल देख रहा है टॉप में, और ये एंगल बन रहा है आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लाइनोमीटर। तो इससे उसने टॉप से, अब इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, मतलब वो टॉप पे है, वो यहाँ खड़ा है टावर के, और यहाँ आपकी बोट है, ये आपकी बोट है, ठीक है। ये आपकी क्या है, बोट है। उसका बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे होता है, ऊपर यहाँ बनेगा, ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना है, 30 डिग्री बना है, ठीक है। ये 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो हमें पता है ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, क्यों ऑल्टरनेट एंगल होता है। तो अगर आप इसे ए बोलोगे, इसे बी बोलोगे, इसे सी बोलोगे और इसे डी बोलोगे, तो ये फिगर आपकी बनेगी। तो ये देखो, अगर आप देखो ये टावर है, अगर ये देखो ये टावर है, ये बोट दिख रही है आपको, ये ऐसे बनेगा, और यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ होगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसा बनेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इसने दिया है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, क्या लिखा है, लाइट हाउस ऑफ मुंबई हार्बर। ये लाइट हाउस के पिक्चर देखिए मुंबई हार्बर का, ठीक है। ये बता रहा है कहाँ से लिया गया फोटो है। फिर कह रहा है मेक अ लेबल्ड फिगर, हमने एक लेबल्ड फिगर बनाई है, ऑफ द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो बेटा ये क्या है, फुट किसका, आपका टावर का, और ये बोट है, तो हमें ये BC निकालना है। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो सॉल्यूशन में हम पहली बात लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो आपको ये जो ट्रायंगल मैंने 30 डिग्री लिखा है, इसे दिखाना ये इक्वल कैसे हुआ। आप कहोगे कि जो लाइन है, ये आपका जो AD लाइन है और ये जो BC लाइन है ये पैरेलल है, और आपकी ये जो AC लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कौन से, आपका एंगल ACB इक्वल होगा DAC के, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो आपके पास ACB कितना आ गया, 30। ये दिखाने का पर्पज ये था कि आपका ये 30 डिग्री आया कैसे, सीधे सीधे भी लिख सकते हो, बट ये दिखा दोगे नंबर मिलेंगे पूरे आपके। अब आप इसमें लगाओगे tan थीटा। क्या लगाओगे, tan थीटा क्या होता है, P/B। tan थीटा क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है। तो tan थीटा कितना हो गया, 30 हो गया, tan 30 परपेंडिकुलर 240, और आपके पास बेस आपको निकालना है, बेस है आपके लिए BC। तो जो कि डिस्टेंस है हमारा, tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो गया 240 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डिस्टेंस कितना आ गया, 240√3, 240√3। मेरी बात क्लियर हुई। तो ये जो पूछ रहा था डिस्टेंस बताओ, तो ये पहला क्वेश्चन तो आ गया, डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो नंबर 1 का जो आंसर है वो कितना है, आप लिखोगे, पूरा लिख दोगे 240√3, और यूनिट चल रही है ये किस में, मीटर में चल रही होगी, हाँ बिल्कुल मीटर में, ठीक है। तो ये पहले का आंसर हो गया। तो केस स्टडी में आपके वही क्वेश्चन है, आपको बस पढ़ना है, सोल्व करना है, ठीक है, सीधी सी बात ये है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आफ्टर 10 मिनट the guard observed the boat was approaching the tower and its distance from the tower reduced by 240√3 और 240 ब्रैकेट में √3 - 1। तो देखो वो ये कहना चाहता है कि 10 मिनट, तो इसको 10 मिनट आने में कम से कम इतना 10 मिनट लगा होगा, 10 मिनट में वो यहाँ तक आ गया। अब वो बोल रहा है यहाँ जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कम हो गया और डिस्टेंस भी कम हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अप्रोचिंग करा था, वाज अप्रोचिंग टुवर्ड द टावर, डिस्टेंस फ्रॉम द टावर रिड्यूस बाय। अब देखो, अब उसका जो डिस्टेंस है वो रह गया कितना, मतलब इतना कम हो गया, 240√30√3 - 1, इतना कम हो गया, मतलब इतना डिस्टेंस कम हो गया, और टोटल डिस्टेंस अभी हमने निकाला 240 है, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब वो आपसे ये रेड वाला एंगल पूछ रहा है कि ये जो एंगल है कितना बताओ। अब बच्चों देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो। अब वो आपको एंगल नहीं दिया, उसने एंगल पूछा हुआ है। तो आप ये सोचो, ये 240 आपका कम हुआ है, 240√3 - और टोटल आपके पास कितना था, 240 डिस्टेंस था। तो क्या करोगे भाई, आपको निकालना है ये ABC, ये मान लो D है, तो आपको BD चाहिए, क्या चाहिए, BD। तो क्या करो, BC में से आप CD माइनस कर दो, ठीक है। तो आपके पास BC में से CD माइनस करना है, तो CD आपको पास ऑलरेडी दे रखा है 240√3, तो ये कितना था 240√3, और CD ये जो कम हुआ है ये कितना कम हो गया, ब्रैकेट में 240√3, और ये ब्रैकेट में √3 है और -1 है, ठीक है। तो अगर आप 240 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 240√3 माइनस ब्रैकेट में 240√3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस का 240।
अब आपने क्या करा, इसे सोल्व करा, तो ये हो गया 240√3 माइनस 240√3 प्लस में 240, तो ये दोनों कट गए, तो क्या बचा हाइट 240, मतलब ये क्या बचा, ये जो डिस्टेंस बचा ये बचा कि 240 अभी भी बचा हुआ है। तो देखो भाई ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, फिर दोबारा आपको पता है तो टेन थीटा का रूल लगाओ, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी, और टेन थीटा आपको पता ही नहीं इस बार एंगल, तो पी कितना है आपका 240 और बेस भी कितना है 240। अब ये बताओ ये दोनों कट के तो वन बचा, और टेन थीटा वन कितने पे होता है, ये वन है, ये होता है 45 पर, 1045, तो ये 10 से 10 कट गया तो थीटा कितना आ गया 45। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आया था नया वाला, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था ये नया वाला, ये कितना आपका 45 डिग्री। तो ये अच्छा क्वेश्चन था इसमें, कि इसने पहले तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि भाई इसका डिस्टेंस निकालो, फिर उसने कहा 10 मिनट बाद, जो 10 मिनट बाद उसका डिस्टेंस कम हो गया, कितना कम हो गया 240√3 माइनस 1। तो अब भाई सीधी सी बात है, वो पूछ रहा है एंगल बताओ, जो बचा हुआ एंगल है जो वो क्या बना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको इसमें से क्या करना है, पहले ये माइनस कर देना है, टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर देना है, जो कि आया 240, ये आपका 240 आया, और फिर आपने इसमें टेन थीटा का रूल लगा दिया एंगल निकालने के लिए, तो आपने वही लगा दिया, तो आपके पास कितना आ गया थीटा आ गया 45 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 किस चैप्टर का है, ये आपका है, देखते हैं एपी, देखो एपी लिखा हुआ है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है ये। तो ये पुशअप, ये कह रहा है कि पुशअप आर द, ये आपको पहले बता है पुशअप करने के क्या फायदे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखो यहाँ से स्टार्ट है, अगर देखोगे तो ये लिखा है नितेश वांट टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज, ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप इन आवर, 1 आवर में इतना करता है, बट ही वांट टू अचीव 3900 पुशअप इन 1 आवर, मतलब वो चाहता है कि मैं 1 घंटे में इतना कर दूं, अभी वो इतना ज़्यादा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आप क्वेश्चन को एपी की तरह करना चाहोगे तो ये देखो ये एपी है, तो पहले आपके 3000 है, और वो कितना करना चाहता है 3900 तक करना चाहता है 1 घंटे में। अब वो क्या बोल रहा है कि उसने क्या करा है, विद ईच डे प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप इन 1 आवर टू कंपेयर द प्रीवियस डे, मतलब वो प्रीवियस डे से ज़्यादा पुशअप करता है, मतलब वो 5 जो पुशअप एक्स्ट्रा कर लेता है। तो देखो भाई उसने पहले दिन कितने करे 3000, तो अगले दिन उसे 5 ज़्यादा करेगा तो 3005 करेगा, उसके बाद वो 3010 करेगा। तो इस तरह से वो करना चाहता है 3900 पुशअप करना चाहता है उसी 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये कह रहा है ठीक है ठीक है, फिर कह रहा है कीपिंग द अबोव सिचुएशन माइंड आंसर द फॉलोइंग। तो देखो भाई दो आंसर है, फॉर्म एन एपी, तो मैंने एपी बना दी भाई 3000, 3005, 3010, 3900, ठीक है। नंबर ऑफ पुशअप, हैंस क्या कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डेज, बिफोर देखो यहाँ लिखा है बिफोर द डेज ही गोल इज अकम्प्लीस्ड, तो वो पूछ रहा है उसने कितने दिन लगाया। तो सीधी सी बात है भाई, देखो भाई वो आपसे यहाँ पे एन पूछ रहा है कि कितने दिनों तक ये करने बना, तो यहाँ पे एन पूछने के लिए आपको ए दे रखा है, तो ए आपके पास है 3000, आपके पास अगर डी निकालोगे तो क्या लिखते हो A2 माइनस A1, जो कि आपके पास 5 है, वो पता है ये 5 बढ़ा रहा है, तो आप सीधे भी लिख सकते हो, बट फार्म लिख के करोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये आपका 5 आ गया। ये लास्ट वाला क्या होता है हमारा एन होता है, nth टर्म होता है जो हमारा 3900, ठीक है। तो एन का फार्मूला क्या होता है, एन का ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन आपके पास ए एन है आपके पास कितना 3900, ठीक है 3900। ए कितना है आपके पास 3000, ए कितना है 3000 प्लस एन कितना है वो तो फाइंड करना है, और डी आपके पास 5 है। तो पहले इसको माइनस कर दो, तो ये 900 आ गया भाई, 3900 में से 3000 गए तो, और ये जो n माइनस वन 5 है इसे 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपका 5, ठीक है n माइनस वन। तो ये देखो पूरा कट गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 0। अब ये n माइनस वन था, इधर जाके प्लस 1 हो गया, तो 180 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो n कितना हो गया 181। तो देखो अब ये 181 कहाँ से है, स्टार्टिंग से है, यहाँ से, ये पहला होगा ये दूसरा होगा ऐसे, बट इसने यहाँ पूछा है कितने, भाई देखो वो पहला दिन तो काउंट ही नहीं, पहले दिन तो 3000 ही करा था उसने, स्टार्टिंग यहाँ से करी है, तो टोटल जो मिनिमम डेज होंगे, जो मिनिमम डेज होंगे एक कम कर देना बस, मिनिमम डेज कितने होंगे 181 माइनस 1, क्योंकि वो पहला दिन तो वो 3000 ही कर रहा था, तो 180 दिन लगेंगे उसको पूरा 3900 तक पहुंचने के लिए, पुशअप करने के लिए, प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो, ठीक है 180 डेज लगेंगे उसको 3900 पुशअप करने में। अच्छा आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप परफॉर्म्ड बाय द नितेश, अच्छा भाई गोल टू अचीव, मतलब उसने टोटल कितने पुशअप लगाए, तो इन सब का सम पूछ रहा है वो, तो ऐसा निकाल देना। एस एन का फार्मूला अब देखो आपके पास एल है आपके पास लास्ट टर्म में, तो एस एन का एल वाला फार्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ठीक है। तो ये n कितना है आपके पास, n आपके पास 181, n तो 181 लेंगे, ठीक है, मतलब s 181 निकालना है आपको, बाय 2 a कितना है आपके पास, a की बात करें तो 3000 था, l है 3900, 3000 3, अरे यार क्या हो रहा है 3900, ठीक है। तो आपके पास आ गया 181/2, और ये आ जाएगा 6900, और इसे काट दोगे 2 तिया 6,
मतलब 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0, 3450। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा, देखते हैं, 181 इंटू कितना है, 181 इंटू 3450, तो ये आ जाएगा आपका 60624450। तो इस तरह से आपके ये आ जाएंगे आपके आपको मिलेगा 6,24,450 पुशअप। तो इसने टोटल इतने पुशअप करे होंगे। तो ये भी एक एपी का बेसिक सा क्वेश्चन था। केस स्टडी क्वेश्चन में खाली आपको थोड़ी सी डिटेल दिया था कि इस पे बेसिक चीज क्या दे रखी है, किस चीज के ऊपर दिया गया है, बट क्वेश्चन आपको वैसे ही करने हैं, सामने एक्सरसाइज में करते हो, ठीक है। तो इसमें आपको ये नहीं है कि केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे। तो आपने देखे आज हमने कितने क्वेश्चन करे, आज हमने सेक्शन सी डिस्कस करा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था जिसमें आपने 13 चैप्टर के क्वेश्चन करे थे। ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 12 था, इसका एक क्वेश्चन मैंने रफ कर दिया था और ये मैंने देख रखा प्रीवियस वीडियो में देख लेना, मतलब पीछे देखोगे मैंने इसमें सोल्व करवाया था उसको, ठीक है। तो इसमें हमने ये 12 क्वेश्चन, ये था 10 चैप्टर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 13 था केस स्टडी था, 9 चैप्टर क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन नंबर 14 था, ये भी आपका एपी का क्वेश्चन था। तो ये आपके जो सिलेबस है सेकंड टर्म का उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने अब इस पूरी आपको ये पूरा जो स्टैंडर्ड का पेपर था सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड का 041 कोड, वो मैंने पूरा सोल्व करवा दिया है। अब इसके प्रैक्टिस कर लेना, और जब इसके सैंपल क्वेश्चन पेपर आएंगे और जो अदर राइटर के होंगे उसमें से पेपर प्रैक्टिस करना, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, अब जो भी 10th के बच्चे होंगे उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे वो ये क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कर सके कि कैसे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।